नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में अभी तक ऐसा कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है जो कि हर एक एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए, एक उनके फुलर न्यूट्रिशंस को ध्यान में रखते हुए उन्हें फूड सप्लीमेंट्स दे। पर आज हमारे बीच एक ऐसे युवक मौजूद हैं जिन्होंने एक छोटी सी पहल कर इस चीज़ को केटर करने का प्रयास किया है और हर एक एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए, एक फैमिली के हर एक सदस्य को ध्यान में रखते हुए, उनके फुलर न्यूट्रिशंस के लिए इन्होंने फूड सप्लीमेंट्स तैयार किए हैं। तो आइए हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में और इस चीज़ को करने में ये कैसे सफल रहे। तो देर न करते हुए आपको मिलवाते हैं हम द बर्पीज के फाउंडर निखिल शारदा जी से। तो निखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम। निखिल जी, हम आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे आपने इस चीज़ की शुरुआत की, पहल कैसे हुई, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि द बर्पीज का जो मेजर कंसेप्ट है वो क्या है। देखिए, बर्पीज का जो मेजर कंसेप्ट है कि पूरे भारत में कोई भी ऐसा फूड ब्रांड नहीं है जो कि एक बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के लिए जो है ना न्यूट्रिशन फूड सप्लाई करे। तो हमने इस गैप को फिल करने की कोशिश करी और हमने उसका नाम बर्पीज दिया, जिससे आपको ऐसा लगे कि खाने के बाद में जो है आपका जो बर्प हो वो बहुत ईज से हो, अच्छा लगे आपको खा करके। तो इस वजह से हमने इसका नाम बर्पीज लिया और इस ब्रांड की हमने शुरुआत करी। तो बर्पीज का मेजर कंसेप्ट क्या है? अगर हम जाने कि बर्पीज का मेजर कंसेप्ट या मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है तो उसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए, हमारे भारत में आज भी जब आप फूड के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कम R&D इस स्पेस में हुआ। टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन फूड के जगहों पर आज भी R&D बहुत कम हो रही है। हम आज भी जब भी कोई खाना लेने जाते हैं या फूड पैकेट फूड लेने जाते हैं, कितने लोग पीछे पड़ते हैं, इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते हैं। ज़्यादातर समय में लिखा होता है टोमेटो केचप, उसमें टोमेटो कितना होगा 30%, बाद बाकी शुगर है और बाकी उसकी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ जो हमने बर्पीज़ में बनाया है कि आप हमारे कंटेंट को पढ़ें, आप हमारे इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें और जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाला है वही है हमारे जो पैकेट फूड्स हैं उसमें वही है। ना हम इसमें केमिकल डालते हैं, ना हम इसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं, और किस तरीके से इसको एक लंबी अवधि के लिए हम चला पाए बिना इन सारी चीज़ों को डाले, ये बेसिकली एक बड़ा अरीना में हम बर्पीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। बहरहाल अभी जो हम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि बच्चे से लेकर के बूढ़े तक जो भी अच्छा खाना पसंद करते हैं, अच्छी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, वो आए हमारे वेबसाइट से और हमारे प्रोडक्ट्स को बाय करें। यही अभी जो एक छोटा सा हमारा सब्जेक्ट हम लेकर हर के एक चल रहे हैं। एज ग्रुप को केटर करने का जो आपका ये थॉट प्रोसेस है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? हमने जब शुरू किया था तो हमने एक बेबी फूड प्रथम आहार के साथ में शुरू किया था और हमने देखा कि लोगों को हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। हमारी एक कस्टमर है, शी इज़ फ्रॉम बॉम्बे। तो उन्होंने जब प्रोडक्ट्स मंगाए हमसे तो वो हमेशा हमसे 2 या 4 प्रोडक्ट्स मंगवाते थे। तो हमने उनसे एक बार पूछा अपने कस्टमर से कि मैम आप 4 क्यों मंगाते हो या 2 क्यों मंगाते हो, आपके एक ही बच्चा है? तो उन्होंने कहा एक मैं अपने बच्चे के लिए बनाती हूँ और एक मैं अपने लिए रखती हूँ। मैंने कहा अपने लिए? तो वो उस पैकेट से चीला बनाती थी। तब हमने सोचा यार दिस इज़ वेरी गुड कि हमारे जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मल्टीपल यूज़ में हो सकता है। मतलब हमने जो इंग्रेडिएंट्स डाल रखा है इसमें दैट कैन बी यूज्ड इन अ मल्टीपल फोल्ड्स। तो हमने कुछ मेजर इंग्रेडिएंट्स को चेंज करके फिर एक हमने चीला बनाया और इस पे हमने यही किया कि इसको कोई भी खा सकता है। तो आप अगर हमारे ब्रांड में आ रहे हो, हमारे ब्रांड की चीज़ें को कंज्यूम करना चाहते हो, तो आप देखोगे कि बच्चे के लिए भी है, एक मिडिल एज्ड मैन वीमेन, वर्किंग नॉन वर्किंग मैन वीमेन के लिए जो हेल्दी ऑप्शंस लेना चाहते हैं उनके लिए भी है। और हमारा ये जो चीला है ये 60+ 70+ के जो ओल्ड लोग हैं उनको भी बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें मोटा अनाज का जो है इस्तेमाल किया है। और 2023 में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है मिलेट्स को प्रमोशन मिला था, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर भी मनाया गया था। तो ये कंसेप्ट बेसिकली वहाँ से आया कि किस तरीके से हम मोटा अनाज का इस्तेमाल करके लोगों को अवेयर करा सके कि हमारे मोटा अनाज खा करके आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। एक फैमिली में जब कोई खाना बनता है तो अक्सर उसको बच्चे भी खाते हैं, बूढ़े भी खाते हैं और जो पेरेंट्स हैं वो भी खाते हैं। तो सालों से ये प्रक्रिया चली आ रही है। इस प्रक्रिया में आपको ऐसा क्या गैप दिखा कि आपको लगा कि हर एक एज ग्रुप का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो अलग है और वो पूरा होना आवश्यक है? अभी फ़र्ज़ के तौर पर आप ले लीजिए कि नूडल्स हैं, ठीक है। नूडल्स आप अपने लिए बनाइएगा, आप खाना शायद पसंद करें, मैं खाना पसंद करूं, आपके बच्चे खाना पसंद करें, करेक्ट। लेकिन आपके घर में कोई मदर इन लॉ होंगी, अगर आपने उनको वो दिया तो क्या वो उसको खाना पसंद करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। इस गैप को हमें कन्वर्ट करना था कि जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठ रहे हो
तो जो मेरा बच्चा खा रहा है, जो उसकी माँ खा रही है, वही उसकी मदर इन लॉ यानी उसकी जो दादी है वो उसको खाए। और जब दादी स्वाद से बोले कि हाँ यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और इसमें मुझे जेन्युइनिटी लग रही है कि इन्होंने बहुत ही अच्छा, और उस एज के लोग जो है ना ज़्यादातर समय में पैकेज फूड को प्रमोट नहीं करते। मतलब आप समझ लीजिए कि 70-80 ईयर के जो हमारे दादा दादी हैं वो कभी पैकेज फूड को प्रमोट नहीं करते। उनके अंदर में भी ये विश्वास लेकर के आना कि सारे पैकेज फूड एक जैसे नहीं होते, वी आर डिफरेंट। बेसिक गोल यही था कि आज जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो तो आपका बच्चा भी वो खाए, आप भी पसंद करो, और जो आपकी दादी नानी जो है वो भी इस खाने को पसंद करे, और आप बैठ करके एक फैमिली डाइनिंग टेबल में इस चीज़ को खा सके। आपकी जर्नी जो थी बर्पीज की, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये जो आइडिया है बेसिकली इट केम फ्रॉम माय सिस्टर। उन्होंने अपनी बच्ची के लिए, शी इज़ अ वर्किंग वुमेन, तो जब उनको 6 महीने के बाद में ऐसा ज्ञात हुआ कि अब उनको वापस ऑफिस जाना पड़ेगा, और अब माँ का दूध छूटने वाला है। और माँ का झूठ छूट ना जाए, क्योंकि 6 महीने के बाद में जो है भारत में भी प्रथा है कि मुंह होती है, और उसके बाद में बच्चे को हम दाल का पानी, कभी कुछ और, कभी वो सूजी वगैरह भी खिलाते हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ें खिलाते हैं तो उनको लगा कि कंप्लीट न्यूट्रिशन होना चाहिए उनके लिए। तो मार्केट में ऑलरेडी से ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे सेरोलैक है, अदर ब्रांड्स हैं, तो फिर क्या उनके माइंड में आया कि उन्होंने कुछ नया आविष्कार किया? देखिए, किसी भी ब्रांड के बारे में बोलना बहुत ख़राब हो जाएगा, लेकिन क्या है कि वही है, मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में कि हमारे अंदर में ये हैबिट थी कि हम पीछे डब्बे में पढ़े उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। उनके इंग्रेडिएंट्स, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स को पढ़ के हमें ऐसा लगा कि यार ये इंग्रेडिएंट्स एज ऑफ नाउ हमारे बच्चे के लिए सही नहीं है। तो इस वजह से हमने अपना ईजाद किया, और उसको बच्चे को खिलाने से पहले एक न्यूट्रिशनिस्ट से हमने सलाह मशवरा किया। किस प्रकार से आपने ईजाद किया? ईजाद ऐसी हुआ सिंपल कि बच्चे को हर चीज़ खाने की ज़रूरत है, दाल भी ज़रूरत है उसको, चावल भी ज़रूरत है, मतलब उसका एज ग्रुप 6 उसका months age group to 6 1 months year से, अप्रॉक्स हाँ, पूरा बिल्कुल, होगा। तो न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह करके कैसे आपको लगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें उसके न्यूट्रिशन में होनी चाहिए? क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट के पास में जब आप जाते हैं तो न्यूट्रिशनिस्ट आपको बोलेगी कि आप इसको काजू भी खिलाओ, इसको बड़े थोड़े थोड़े क्वांटिटी में खिलाओ, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अखरोट, वॉलनट्स इज इम्पॉर्टेंट, उसके ओवरऑल बॉडी के लिए आलमंड्स इज इम्पॉर्टेंट कि उसका हेयर ग्रोथ हो, है ना, उसकी वो स्ट्रॉन्ग बने, तो उसके लिए नट्स भी इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए जो हम जिसको मिलेट्स कहते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, या जो दाल चावल है वो भी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप देखो बच्चे को दाल पानी पिलाई जाती है, क्यों पिलाई जाती है? ताकि वो बच्चा तंदुरुस्त बने, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी आ जाए, उसको कैल्शियम भी मिले। तो हमने इसीलिए प्रोडक्ट को बनाया कि अब इतनी सारी चीजें हम बच्चे को एक दिन में तो खिला नहीं सकते। एक दिन में आप खिला नहीं सकते। तो वो कैसे आपने सबका समावेश करके एक फूड सप्लीमेंट तैयार किया? इसकी इजाजत ऐसी हुई For a थी 6 months baby बिल्कुल, क्योंकि starting क्या onwards. होता है कि 6 महीने के बच्चे को आप उसको बोलोगे एक कटोरी काजू खा लो तो दिस विल बी बैड, वो बेचारा पचा नहीं पाएगा। तो जो इंग्रेडिएंट्स है उसका स्पेसिफिक अमाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि इसको हम मान लीजिए कि अगर एक दिन में हम उसको 10% से ज़्यादा काजू ना दे, या 20% से ज़्यादा वॉलनट ना दे, या 5% से ज़्यादा ना दे। तो ये पहले एक स्टडी का मटेरियल था कि आपने पहले उसको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद में हमने न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह किया कि ये जो हम बनाना चाह रहे हैं क्या ये सही है, ये लॉन्गर पर्सपेक्टिव में ये सही है या नहीं है। दूसरा, एक तीसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि आप कुछ भी करेंगे, आप अपने पहले बच्चे को खिलाने की कोशिश करेंगे कि भाई तू खा के तो पहले देख, अगर तेरे को अच्छा लग रहा है तो वाई स्टॉपिंग। मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने पाउडर फॉर्म में करके स्टार्ट करा या कैसे? नहीं, सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाया, उसका पाउडर बनाया, और फिर जैसे नॉर्मल सेरेलक या बाकी जो बेबी फूड्स हैं वो जिस तरीके से बनता है, तो हमने उसको उस तरीके से बनाया कि पानी में डालो, गोलो, थोड़ा घी वगैरह डाल दो, और बिना सॉल्ट या शुगर या बिना सॉल्ट या जैगरी के आप इसको कैसे टेस्टी बना सकते हो बच्चे के लिए कि बच्चा उसको खाने के लिए दौड़े। तो ये इंपॉर्टेंट था। इस वजह से नट्स का जो रोल है इसमें इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं वो उसको टेस्ट भी देता है। तो इसका जो कॉम्पोजिशन है वो ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक कस्टमर थी हमारी, उनको बहुत अर्जेंसी में चाहिए था, तो उन्होंने डब्बे के पीछे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए और उन्होंने अपने घर पे बनाया। शी टोल्ड अस कि हमने घर पे बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा बच्चा नहीं खा पा रहा है। मैंने कहा मैम नहीं खाएगा, क्योंकि हमने जो डाला है ना वो कुछ एक प्रपोजिशन है सबका कि ये इतना ही परसेंटेज होना चाहिए या ये इतना ही परसेंटेज होना चाहिए, ज़्यादा ना हो जाए, ये कम ना हो जाए। तो इस वजह से इसका जो कॉम्पोजिशन है ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपको सलाह मिलेगा ट्राई एंड एरर करने से। और कोई अगर आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट है जो आपको इस चीज़ में गाइड कर सके, कि उसके थ्रू ही हो पाएगा। तो इसका जन्म हुआ आपकी बहन की रिक्वायरमेंट के साथ, जिसके कि छोटे बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत थी और वो कुछ भी नहीं देना चाह रही थी। तो फाइनली आपने एक ऐसा फूड सप्लीमेंट फॉर अ 6 months बेबी रेडी किया जिसको कि आप अपने परिवार के बच्चे को खिला सके। फिर धीरे धीरे रेडी करने के बाद इसको बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करने का कहाँ से थॉट प्रोसेस आया? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है।
जब हमने शुरू किया था तो हमने कांच की बरनी में लोगों को डाला, मतलब ऐसा था कि फेसबुक में हमने लिख दिया नहीं कि मतलब बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करने का कब और कैसे माइंड में आया? आपके ये परिवार के लिए तो ओके। सफिशिएंट है, हो गया, बट अब इसको दूसरों तक पहुंचाना है और इससे एक बिजनेस मॉडल क्रिएट करना है, ये कैसे माइंड में देखिए आया? कई बार कब? क्या होता है, आप इसको बिजनेस के तरीके से ना ले कि बिजनेस मॉडल है। आप ये समझिए कि अगर मेरा बच्चा खा रहा है इतनी हेल्दी चीज, तो मैं इसको बाकी पेरेंट्स तक क्यों ना पहुंचाऊं? तो थिंक इट इन अ सर्विस पर्सपेक्टिव कि अगर मैं सक्षम हूं एक अच्छी चीज बनाने में, तो मैं बाकियों को इसके बारे में क्यों ना बताऊं? तो हमने सोचा कि जब मेरा बच्चा खा रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है पहले ये देखना कि क्या बाकियों के बच्चे भी वैसे ही खा रहे हैं क्या। तो हमने क्या किया कि अपने आसपास के लोगों को थोड़े थोड़े मतलब यूं ही एक दो मुट्ठी इस तरीके सैंपल्स हमने देना शुरू किया। तब तक ये ऐसा नहीं था कि हमको इसको बिजनेस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेरी दीदी ने बोला कि मैं तो खुद घर में बना रही हूँ, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है आप मेरे को थोड़ा सा बना करके दे दो अगर आपके पास में है तो। वैसे करते 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 करीब 10-15-20 ऐसे लोग आ गए थे और लोगों का डिमांड आने लगा कि हमारे लिए भी बना दो, हमारे लिए बना दो। तब हमें लगा दिस इज अ वेरी गुड बिजनेस। तब हमने इसको बिजनेस में कन्वर्ट किया। मैंने कहा तब वहां से माइंड में आया कि अब बिजनेस में कन्वर्ट करना है। बिजनेस कितने महीने हो चुके थे इस चीज को हुए? ये मुझे लगता है कि हमने 3-4 महीने लगातार किया। मतलब 3-4 महीनों के बाद आपको रियलाइज हुआ कि बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है। तब तक भी आप ये समझिए कि इसको हमने पूरा प्रॉपर बिजनेस के हिसाब से नहीं निकाला था, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू ये सर्विस मॉडल पे चल रहा था। तो किस तरीके से आपने इसको शुरुआत की, दूसरों को देना और फिर बदले में एक कुछ टोकन ऑफ हमने लिया। हमने जैसे 10 लोगों तक हम गए तो उन 10 लोगों ने और 10 लोगों को बताया कि अरे देखो फलाना है वो ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसा घर पे बना रही, तो हम अपने घर की मिक्सी में उसको बना करके उसको छान करके तो एक कांच की बरनी में है ना कि चलो ठीक है अब देंगे तो कैसे देंगे, मतलब यू कैन नॉट गिव इट इन अ पैकेट। तो हमने उसको कांच की बरनी में ले करके चलो आप ले लो, आप बेबी के लिए है तो यू हैव टू बी सो हाइजीनिक। तो आपने उनको दिया, आपने उनसे जो पैसे लेने थे ले लिए। फिर थोड़े दिन बाद जब हमें ये लगा कि नहीं हमारे साथ साथ में बाकी के बच्चे भी इसको खा रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं, दे आर कॉलिंग अस, वो कह रहे हैं कि इसको और दे दो, 2 पैकेट कर दो, 400 ग्राम की जगह 800 ग्राम कर दो। तो हमें लगा यार अब इसको बिजनेस में करते हैं। तो जब तक आसपास तक था तब तक तो ठीक था, लेकिन जब ये स्टेट के बाहर जाने लगे और वहां से भी लोग आपसे मांगने लगे, तो क्या ऐसी सिचुएशन भी आपके लिए अराइज हुई? बिल्कुल हुआ। जैसे अभी मैंने बताया ना बॉम्बे वाली जो कस्टमर थी हमारी, तो अब देखो ये ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि आसमान से कोई कस्टममर आ जाएगा, वो हमारे कोई रिलेटिव ही होंगे, कोई नो नहीं होगा, कोई फ्रेंड्स होगा। दूर दराज के जो कस्टमर्स थे उनको आपने कैसे केटर किया या कैसे केटर करना शुरू किया इनिशियल फेज में? क्या ज्यादातर समय में हमारा वर्ड ऑफ माउथ स्टार्टिंग फेज में कंप्लीटली वर्ड ऑफ माउथ रहा कि वर्ड ऑफ माउथ से तो फैल गया लाइक अब उसके बाद केटर करने की आती है बात, तो केटर करने के दौरान काफी समस्याएं भी आती है। आप मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए कि अगर हम यहाँ से कांच की बरनी में अगर किसी को कोई बॉम्बे में बैठा हम उसको कांच की बरनी में देंगे तो रास्ते में फूट जाएगा। तो हमने सोचा कि चलो अब एक काम करते हैं, जब हम इस लेवल पर आ ही गए हैं और हमने सोच ही लिया कि मुझे बॉम्बे पहुंचाना है तो इसको क्यों ना हम एक बिजनेस के फॉर्मेट में ही ले ले। ठीक है, पहले छोटी छोटी हम बेचेंगे, तो हमने इसका पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा करके सोल प्रोप्राइटरशिप में इसको कन्वर्ट किया और उसके बाद में हमने इसकी लेबलिंग कराई। हमारा जो ब्रांडिंग था, नाम क्या दिया आपने प्रथम आहार प्रोडक्ट को? okay. प्रथम आहार हमने बेबी के नाम तो ये नाम कहाँ से आया प्रथम आहार? ये किसका आइडिया था? ये मेरे जिया जी का आइडिया था कि इसको नाम हम देते हैं प्रथम आहार, क्योंकि ये बच्चे का फर्स्ट मील होता है। 6 महीने के बाद जब आपका बच्चा मुंह जुट्ठी करता है तो आप इसकी मुंह जुट्ठी करा सकते हो कि लोग इसको खाओ, न्यूट्रिशन थिंग। और अगर आपका बच्चा सो के उठा है, वो एक्टिव जोन में धीरे धीरे जा रहा है, आपने उसकी तेल मालिश वगैरह कराई, अब उसको भूख लगेगा तो, और वो बहुत तेज की भूख होती है ना, तो अपने बच्चे को उसको बेबी को खिलाए तो वो उसके लिए फर्स्ट मील ऑफ द डे होगा। प्रथम आहार दिन का होता है, दिन का प्रथम आहार है वो। तो ये सारी चीजें हुई, फिर हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया और हमने उसके बाद में फिर एक प्रॉपर पैकेजिंग में उस समय ताकि वो आउटसाइड द स्टेट भी हम जा सके, क्योंकि कांच की बरनी में नहीं जा सकता और वो ऑनेस्टली देखा जाए तो एक्सपेंसिव भी था, बहुत हैवी भी पड़ेगा क्योंकि वो वेट हो जाएगा उसका, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगा, बीच में बिल्कुल ब्रेक होने की संभावनाएं हैं। तो हमने फिर इसको एक दूसरा जिपर पाउच में हमने उसको देना शुरू किया। तो ये शुरुआत तो हुई एक छोटे से बच्चे के रिक्वायरमेंट से जो उसकी माँ को महसूस हुई, जो आपकी खुद की अपनी बहन थी। बिल्कुल। लेकिन अब बात करें कि इसको एक्सपैंड करने की जब बात आई तो आप इसको एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल में लेके गए। अब यहाँ से और इसको विस्तृत रूप देना, लाइक एक तो ये एज ग्रुप हो गया 6 months to 1 year का प्रथम आहार, तो उसके बाद का जो डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, आपको लगा कि हर एक एज ग्रुप के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स अलग होनी चाहिए और वो केटर होना जरूरी है। तो ये थॉट प्रोसेस कब आया कि ऐसा अब हम कर सकते हैं और ऐसा करने की जरूरत है? 6 महीने से लेकर के 1 साल नहीं, लेकिन 2 साल तक के बच्चे मेरा प्रथम आहार खा रहे थे। बच्चों का तो हो गया, बच्चों अब बात करें उनके 20s, 30s, 40s, 50s, 70s। तो उसके लिए क्या हुआ, जैसे मैंने आपको 2 कहानियां हैं इसमें। एक कहानी तो ऐसा है कि जब हम बॉम्बे भेज रहे थे तो हमने कस्टमर से पूछा कि मैडम आप 2 क्यों मंगाते? तो उन्होंने बोला कि एक तो मैं अपने लिए मंगाती हूँ, मतलब एक तो मेरा बच्चा खाएगा,
और एक मैं खाऊंगी, आप क्या करोगे, मैं उसका चीला बनाऊंगी। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हटा दिए उसमें से ताकि वो एक्सपेंसिव ना बने। एक छोटे अमाउंट में कैसे कोई हमारा प्रोडक्ट को लेकर के चीला बनाया जा सकता है, इसमें हम कैसे डिफरेंट फ्लेवर्स ला सकते हैं। और एडिशनली हमें इतना पता था कि हम इंग्रेडिएंट्स अच्छे डाल रहे हैं, नेचुरल डाल रहे हैं, तो जो ओल्ड एज लोग हैं जो पैकेज्ड फूड से बहुत दूर अपने आप को रखते हैं, उन्हें भी ये पसंद आएगा। तो हमने उनको भी देना शुरू किया, दे स्टार्टेड लाइकिंग इट। आपको कब ये रियलाइज हुआ कि हर एक एज ग्रुप के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जो हैं वो अलग होनी चाहिए? देखिए, बिजनेस अलग तो मॉडल होना में तो ही आप चाहिए। कन्वर्ट कर चुके थे तब तक अपने इस पूरे जी। कंसेप्ट को। जी, देखिए अलग तो होना ही चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि आप जब 2 साल के हैं, है ना, तो आपकी एक्टिविटी डिसाइड करेगी कि आपको कितना फूड चाहिए, करेक्ट। जब आप 20 साल के हैं और आप घर पे बैठे हुए हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, उस समय आपकी एक्टिविटी डिसाइड करेगी कि आपको कितना फूड इनटेक करना। अगर आपने ज़्यादा फूड इनटेक कर लिया तो आप मोटे हो जाओगे। जब आप 30-35 साल के हैं, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी 0 है, या अगर आप वर्सेस आप जिम जा रहे हैं, या तो मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा है, तो आपकी एक्टिविटी आपका न्यूट्रिशन डिसाइड करती है। आप क्या काम कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आप क्या काम। हमारे जो सोल्जर्स जो खाना खा रहे होंगे वो हम नहीं खा पाएंगे, बिकॉज उनके लिए वो बहुत कड़ी मेहनत, कड़ी तपस्या है। तो आप इसको वर्क पर्सपेक्टिव से देखते हैं या फिर एज ग्रुप पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि लेट्स से 30 to 40 एज ग्रुप को हमने डिवाइड किया, तो 30 to 40 एज ग्रुप का जो एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है वो बहुत कॉमन है आम मासेस में, और वही 20 to 30 का बहुत कॉमन है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आम मासेस में। ऐसे आप इसको देखते उदाहरण हैं के तौर पर या आप ये वर्क देखिए, एक्टिविटी के तौर पे? वर्क एक्टिविटी तो अनदर थिंग, क्योंकि आप क्या वर्क करें ये मैं नहीं जानता हूँ। हम तो एक ओवरऑल मास को लेकर चल सकते हैं। 30 साल का व्यक्ति बाहर निकल करके रोजमर्रा की जिंदगी में रेस्टोरेंट जा सकता है, एक 60 ईयर का बंदा नहीं जाएगा, या एक 45 ईयर के मेरे पिताजी हैं 50 साल के, वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी शुगर डायबिटीज देखिए होगी, शुगर हो गया, बीपी हो गई, हार्ट की समस्या हो गई। अब जो 30 साल का बंदा है वो रेस्टोरेंट जाएगा, एक 50 साल का बंदा नहीं जाएगा। मतलब एक 20 साल का आदमी फ्रीक्वेंटली रेस्टोरेंट जा सकता है अपने 20s में, 51-52-53 का आदमी नहीं जा सकता। नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, उसको इतनी सारी बीमारियां लग गई है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू तो सबकी अलग अलग हो गई है। आप 20 साल के बच्चे को जितना काजू खिला दो, लेकिन वही है एक हार्ट पेशेंट को आप काजू नहीं खिलाओगे, क्योंकि उसमें फिर अगेन ऑयल होता है, उनको समस्या आ सकती है, हार्ट में फिर से प्रॉब्लम हो सकता है। तो न्यूट्रिशन वैल्यू सबका अलग अलग होगा। अब एक जिनके किडनी में प्रॉब्लम है, आप उनको प्रोटीन नहीं दोगे बिकॉज उसको ओवर प्रोटीन हो चुका है वो। लेकिन एक बंदा जो जिम जा रहा है, हाईली एक्टिव है, मे बी ही इज 30, 31, 32 और 35, ही विल टेक प्रोटीन एज अ मेजर सोर्स ऑफ देयर डाइट। वो दिन में अपने वजन का दुगुना या 1.5 का जो रेशियो होता है वो उतनी प्रोटीन तो को लेगा। किस एज ग्रुप्स को आपने केटर किया और एज ग्रुप्स को सेपरेट करके उनके हिसाब से आपने फूड सप्लीमेंट्स अलग अलग उनके फुलर न्यूट्रिशंस को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया? कब और कैसे? ये उसी समय हो गया था जब हमने सोचा कि हमें एक्सपैंड करना है, चीला लेकर के आना है। तो जो हमारा चीला था वो हमने यही सोचा कि इसको हमको प्रोटीन में ज़्यादा हमको रखना है, ठीक है, ताकि ये जो प्रोटीन है ये ज़्यादातर हमारे एज ग्रुप के जो लोग हैं अंटिल 40-45 एज, आप प्रोटीन उनको अच्छी मात्रा में दे सकते हो, एंड दे विल ट्राई टू टेक इट। प्रोटीन रहेगा तो उनको एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो प्रोटीन लेंगे। अभी हम एक नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं जिसमें बेबी मिल्क सप्लीमेंट है। वो हमने ये सोच करके निकाला है कि मार्केट में अगेन वो ऐसा कोई भी मिल्क सप्लीमेंट नहीं है जो अपने आप को नॉन शुगरी बोले। शुगर सब डाल रहे हैं, तो शुगर से हम कैसे अलग जा करके ये एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं कि मीठा भी लगे आपको, आयुर्वेद का भी उसमें गुण हो, और आपके जो डेली न्यूट्रिशन है, आप एक्टिविटी ज़्यादा करें, सर्दी खांसी जुकाम बुखार ना हो। हालांकि हम इन चीज़ों को क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन जो पर्सपेक्टिव होता है कि बच्चे जो है फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते हैं। निखिल जी, एक बात बताइए, जैसे आपने बोला कि बच्चे फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते हैं, तो जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बहुत नाजुक हैं, बहुत छोटे हैं, वो काफ़ी डरे हुए रहते हैं अपने बच्चों को लेकर कि क्या उन्हें इंटेक दे और क्या नहीं दे। तो ऐसे में जब ऑलरेडी से बहुत सारी चीज़ें मार्केट में उपलब्ध हैं, तो वैसे में आपको एक बार डर नहीं आया कि जब मैं कोई न्यू चीज़ मार्केट में लॉन्च करने जा रहा हूँ तो क्या पेरेंट्स इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे और मार्केट में प्रॉपर स्पेस बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा? देखिए, इसका सीधा जवाब एक ही है कि जब तक मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ अपने प्रोडक्ट से, मैं दूसरों को कैसे कन्विंस करूँगा। तो सबसे पहले तो मुझे कन्विंस होना पड़ेगा कि मैं जो भी बना रहा हूँ, मैं जो भी दे रहा हूँ, वो एक अच्छा प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को खाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले मैं पहले कन्विंस हुआ। जब मैं कन्विंस हुआ तब मैं लोगों को कन्विंस करना मैंने शुरू किया। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इर्द गिर्द के जो है फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हैं, सबसे पहले वो होते हैं हमारे पॉइंट ऑफ सेल कि आप लीजिए, आपका बच्चा, अगर मेरा बच्चा तो खा रहा है, अब ये देखना ज़रूरी है कि क्या आपका भी बच्चा उतने ही मतलब अच्छे तरीके से खा रहा है जितना मेरा बच्चा खा रहा है या नहीं खा रहा है।
दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो जब हमने ये चीज़ देखना शुरू किया कि नहीं दूसरे के बच्चे भी इक्वली खा रहे हैं, तो ये हमारे अंदर में एक और एक कॉन्फिडेंस लेकर के आ गया। ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए मार्केट में उस चीज़ को एक एफर्ट के साथ फैलाने के लिए? खुद ब खुद तो वो फैल ही रहा है, लेकिन अपनी तरफ से आपने क्या स्टेप्स लिए? आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम में बहुत एड्स चला करके आप सेल्स ला सकते हैं। तो हमने फेसबुक पेज बनाया, इंस्टाग्राम पेज बनाया, और बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, फर्स्ट क्राई, जहाँ जहाँ हम अपने सामान को रख सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्राई एक ब्रांड है जहाँ छोटे से बच्चे के लिए करके बड़े तक के लिए लोग जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, एसेसरीज खरीदते हैं, तो वो एक अच्छा हमारे लिए मार्केट प्लेस था। अमेज़ॉन इज़ अ गुड मार्केट प्लेस, फ्लिपकार्ट इज़ अ गुड मार्केट प्लेस। तो ये ऑनलाइन का माध्यम है। आज जो हम बेच रहे हैं ये कम्प्लीटली ऑनलाइन वाली दुनिया है, लोग खरीद रहे हैं। तो हमने इस मार्केट को केटर करने की कोशिश करी कि अब ज़मीन से उठ करके हम थोड़ा सा ऑनलाइन या वर्चुअल जगह पे जाते हैं जहाँ लोग आर रेडी टू बाय एंड पीपल आर रेडी टू पे फॉर इट। इफ़ यू आर गिविंग अ गुड थिंग, पीपल आर रेडी टू बाय एंड दे आर रेडी टू पे फॉर इट। अलग अलग एज ग्रुप्स के जो लोग होते हैं उनके बीच एक ट्रस्ट बिल्ड करना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 50, 60 या 60 साल के अबव का कोई पर्सन है तो उसे सिर्फ और सिर्फ घर का प्योर खाने पे विश्वास होता है, वो बाहर का पैकेज्ड फूड नहीं लेना चाहता है। तो अलग अलग एज ग्रुप के पर्सन्स जो हैं उनके बीच आपने ट्रस्ट इस्टेब्लिश करने के लिए क्या प्रयास किए, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, कैसे उसको टैकल किया? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत होते हैं। सबसे पहला जो होता है ट्रस्ट फैक्टर। ये बिल्कुल सही बात है कि लोगों में ट्रस्ट लाना का एक ही तरीका है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कभी ना हो कि जब आपने उनको पहला जो पैकेट दिया वो तो अच्छा दिया, परंतु जब आपने दूसरे पैकेट्स दिए उनको उसमें आप कुछ खराबी निकल जाए, तीसरे जो पैकेट दिया वो और डिटोरिएटेड प्रोडक्ट है। तो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी से ये बार बार ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो मान लीजिए कि आपने हमारा एक पैकेट खरीदा, आपको हमारा पैकेट बहुत अच्छा लगा, आपको लगा कि नहीं ये तो अच्छा दे रहे हैं, फिर आपने सेकंड टाइम बाय किया, अब आपको लगा कि नहीं ये पहले जैसा ही है, हमने अपनी क्वालिटी को मेंटेन किया, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है और आपको ये लगता है कि अब हम बच्चे के लिए तो दे ही रहे हैं, चलो हम अपने लिए भी ट्राई करते हैं। क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए आप क्या करते हैं? क्या प्रयास रहते हैं कि जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे और डेविएट ना करे? देखो, हमारे यहाँ पे सिस्टम ऑफ प्रोसीजर है, जो हमारा एसओपी है, उसको टाइट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक चीज़ सही मात्रा में जाए, हर एक चीज़ सही मात्रा में और जाए। क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये प्रैक्टिस है मैम, दिस इज़ अ प्रैक्टिस। और ऐसा जब आप इस तरीके का काम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसा कभी ना हो कि हमने कभी काजू ज़्यादा डाल दिया या दाल ज़्यादा डाल दिया या बाजरा ज़्यादा डाल दिया। मतलब कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं अगर कहीं से कोई सामान मंगा रही हूँ, मेरा वो बहुत मन पसंदीदा सामान है, खाने की चीज़ है, बट पिछली बार जो टेस्ट आया था इस बार वो टेस्ट नहीं आ पाता और फिर मैं उसको मंगाना ही छोड़ देती हूँ वहाँ से। तो ये बारीकियों को मेंटेन रखना कैसे कर पाते हैं इस चीज़ को? इसके लिए आपको टीम को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर समय मैं वहाँ पे मौजूद नहीं रहूँगा इस चीज़ को चेक करना कि आपने सही डाला या गलत डाला। इसका अगर आप एक सिस्टम बनाए, एक प्रोसीजर बनाए कि अगर हमने ये चीज़, अगर हम ये ले करके आए हैं तो ये इतना हमारा स्टॉक में होना चाहिए, इतना हमारे इसमें होना चाहिए। आपको टीम को एजुकेट करनी पड़ेगी जो उस चीज़ को बना रहे हैं। स्टार्टिंग में डेफिनेटली मैं, मेरी सिस्टर, हमारी फैमिली बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे हमने टीम को रखा। तो टीम को एजुकेट करना ये इंपॉर्टेंट है ताकि वो वहाँ से गलतियाँ ना करें। आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ABIC एक कॉलेज है, हिसार का ABIC कॉलेज है, वहाँ से और एंजल इन्वेस्टर्स से आपने फंडिंग रेज की है, आपको फंडिंग मिली है। तो यहाँ तक आप कैसे पहुँचे, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। यहाँ तक पहुँचना तो डेफिनेटली इट वाज नॉट इजी, लेकिन यही है कि जब आपके मन में हो कि मुझे कुछ करना है तो आप कहीं ना कहीं से अपने लिए कोई रास्ता खोज लेते हैं। तो हमारे पास में भी वैसे ही हुआ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में हमारे पास में फंडिंग इशू हुई। फंडिंग इशू इसलिए होती है क्योंकि कब एग्जैक्टली कब ये फंडिंग इशू आपने ये आप समझ लीजिए कि लास्ट ईयर टुवर्ड्स द एंड। नहीं, मतलब बिजनेस को करते हुए कितना टाइम हो गया था? बिजनेस को करते हुए हमें डेढ़ साल हो चुका था, तब आपने फंडिंग इश्यूज फेस? हाँ जी, तब हमने फंडिंग इशू फेस करना शुरू किया। पता कहाँ से चला मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आपको फंडिंग दे सकती है, हिसार का ABIC कॉलेज जो आपको फंडिंग दे सकता है, अदर एंजल इन्वेस्टर्स जो आपको फंडिंग दे सकते हैं, इसके बारे में कैसे पता चला? 2-3 तरीके होते हैं। पहले तो आपको रेगुलर आपको एक तो इश्तिहार पढ़ते रहना होगा, दूसरा हमारा जो कंपनी है वो स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर्ड है, ओके। तो कई बार आपको वहाँ से भी मेल्स आ जाते हैं कि देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज़ अ कंपनी और देयर इज़ अ गवर्नमेंट
चैनल विच इज़ रेडी टू गिव यू, व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर इट। तो हमने उसमें अप्लाई किया। देयर वाज अ लॉन्ग स्टेज ऑफ प्रोसीजर्स। मेरे हिसाब से जब हमारा इंक्यूबेशन चल रहा था तो उस समय में करीब 900 प्लस एप्लीकेशंस आए थे, उसमें से केवल 80 को ही सिलेक्ट किया था ये ABIC हिसार में। और इन 80 को हमारे लिए हमेशा रेगुलरली 2 घंटे 4 घंटे की क्लासेस होती थी, जो ऑनलाइन होता था, हमें उसको अटेंड करना होता था। और हर वीक हमारा ना एक इंटरव्यू हुआ करता था, एक पैनल हमारा इंटरव्यू करता था कि हमने जो पढ़ा है, हमें जो स्टार्टअप के बारे में जो भी जानकारी दी जा रही है, फंडिंग के बारे में जो भी जानकारी दी जा रही है, वो हम सही से ले रहे हैं या नहीं। फिर उसके बाद में 80 के बाद में देवर 10 जिनको ग्रांट जो है दिया गया। ऑनलाइन या लॉजिस्टिक्स सेक्टर की अगर हम बात करें तो आपका ये पूरा बिजनेस मॉडल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। तो ऑनलाइन और लॉजिस्टिक्स फ्रॉड तो अक्सर कॉमन चीजें हैं जो आप फेस करते होंगे, इसको आप कैसे डील करते हैं, कैसे इन चीजों को टैकल करते हैं? देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड कहना गलत होगा, बिकॉज आज के डेट में जो हमारा पेमेंट गेटवे सिस्टम है, RBI है, ये काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को रोकने के लिए सक्षम है पहले के मुकाबले, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब छोटी सी भी कुछ ऐसी, अब आप एक जब आप लॉजिस्टिक्स फ्रॉड की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि किसी कस्टमर ने कोई सामान रिटर्न किया और कस्टमर ने तो रिटर्न किया, रास्ते में आते आते वो पैकेट में आपको कुछ और ही मिला, आपका सामान वापस नहीं मिला। इन चीज़ों को, इस लॉस को या इन चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं? इन चीज़ों को ऑनेस्टली अगर बात करें तो इन चीज़ों के ऊपर में हमारा कोई रोक होता नहीं है, ठीक है। हमको उससे ज़्यादा हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमें खराब पैकेट मिला है, दैट इज स्टिल ओके, हमारे कस्टमर्स को पैकेट खराब ना जाए, बिकॉज अल्टीमेटली वो पे कर रहा है। रेवेन्यू मॉडल आपका क्या है, किस तरीके से आप रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं इस पूरे मॉडल के हिसाब से? जैसे हमने पहले बताया, हमारे बहुत सारे सेल्स चैनल है, जिसमें ई-कॉमर्स है, हम मेजर सारे ई-कॉमर्स में प्रेजेंट है, हमारा खुद का वेबसाइट मतलब मेजरली ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया वेबसाइट्स के माध्यम से आप इस चीज से रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। कितने लोगों को आपने रोजगार से जोड़े रखा है? अभी हमारे पास में टोटल 12 लोगों की एक टीम है। व्हेन वी स्टार्टेड ऑब्वियसली मैं और दीदी ही थे, दीदी ने फिर बाहर वो जॉब करने चले गई, इसको मैंने प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया और आप आज के डेट में मेरे पास में करीब 12 लोग हैं। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड विजन आपका क्या है, संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारा सीधा गोल यही है कि हम हर लोगों के लिए कुछ बनाएं। अगर हम कहीं पे भी कुछ छूट रहे हैं कि अरे इस एज ग्रुप के लिए, जैसे मान लीजिए कि 60 प्लस के लिए आज के डेट में एक बहुत बड़ी समस्या ये है, बीमारी उनके अंदर में दुनिया भर की चीज़ हो गई, दांत से खाया नहीं जा रहा है, स्पेशली जो बेबी वर्ग है और 60 प्लस एज ग्रुप का जो वर्ग है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो उसको आप एफिशिएंटली टैकल करना चाह रहे हैं और सोफिस्टिकेटेड वे में कि हम कम प्राइस। निखिल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।